नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है समाचार में। सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर पलटवार। कहा, इंदिरा जी और कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा संविधान पर कुठाराघात करने का किया काम। संविधान लहराने की नहीं, अपनाने की चीज। एक देश एक चुनाव की ओर बढ़ा देश। लोकसभा में पेश हुआ बिल। विधेयक के संविधान विरोधी होने के विपक्ष के आरोपों को सरकार ने किया खारिज। गिनाए फायदे, जेपीसी में भेजने पर बनी सहमति। लोकसभा में वित्त मंत्री ने दिया अनुदानों की अनुपूरक मांगों की चर्चा का जवाब। कहा, दूसरी तिमाही की वृद्धि दर केवल एक अस्थायी झटका। आने वाली तिमाहियों में अर्थव्यवस्था में होगी अच्छी बढ़त। महंगाई दर भी यूपीए के मुकाबले कम। राजस्थान की भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर पीएम मोदी ने दी प्रदेश को 46,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, बीजेपी की डबल इंजन की सरकारें बनी सुशासन का प्रतीक। और उत्तर प्रदेश के संभल में मिला एक और मंदिर। बिजली चोरी और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी। भारी पुलिस बल के साथ सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर मीटर लगाने गई बिजली विभाग की टीम। खबरें विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात संसद समाचार की। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी और कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा संविधान पर कुठाराघात करने का काम किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान लहराने की नहीं, अपनाने की चीज है। मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर 2 दिन तक चली चर्चा के बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा का जवाब दिया तो भारतीय संविधान की खूबियां गिनाई और कहा कि हमारा संविधान दुनिया के संविधान की नकल नहीं है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर करारा वार किया। 16 साल में हमने 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन की, और कांग्रेस ने 55 साल करा और 55 साल में 77 परिवर्तन कांग्रेस ने भी किए, कांग्रेस के शासन में भी हुए। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने परिवर्तन किए। ये परिवर्तन का टेस्ट कैसा था, किस प्रकार से किए गए? संवैधानिक प्रक्रिया से भी परिवर्तन होते हैं और संविधान को तोड़ मरोड़ कर फॉर्मेलिटी कर भी परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन करने का उद्देश्य क्या था? अमित शाह ने ईवीएम पर सवाल उठाने वाले विपक्ष पर करारा वार किया और कहा कि जीते तो ईवीएम अच्छा और हारे तो खराब। ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 बार ईवीएम की अर्जी नकार दी। चुनाव आयोग ने 3 दिन ईवीएम 10 से 5 बजे तक रखा कि भाई कोई हैक कर बताए। कोई नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया, और हारते हैं तो ईवीएम का दोष निकालते। मान्यवर, एक ही समय एक ही दिन 2 परिणाम घोषित। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था, इसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया और दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ते, और उसी दिन वो झारखंड में जीते। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। अमित शाह ने कहा कि संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। कांग्रेस के नेताओं पर हमला करते हुए शाह ने कहा कि संविधान लहराने की चीज नहीं, संविधान अपनाने की चीज है। आज तक इतने साल चुनाव हुए, किसी ने आम सभाओं में संविधान को लहराया नहीं। संविधान को लहराकर, झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से। मान्यवर, संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है, संविधान बहकाने का मुद्दा नहीं है। संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान को सम्मान करने का।
अमित शाह ने कांग्रेस पर संविधान को नुकसान पहुंचाने और आरक्षण को भी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और कहा कि इंदिरा जी और कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा संविधान पर कुठाराघात करने का काम किया। अमित शाह ने आपातकाल को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। धर्म पर आधारित आरक्षण का भी अमित शाह ने जिक्र किया और कहा कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। आरक्षण केवल पिछड़ा वर्ग के आधार पर होता है। उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी है, धर्म के आधार पर हम आरक्षण नहीं होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राज्यसभा में संविधान पर विशेष चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब की भाजपा सांसदों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने राज्यसभा में जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह से ऐतिहासिक तथ्य है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। सदन में जब चर्चा होगी तभी देश को सच का पता चलेगा। संविधान के 75 साल की गौरवमय यात्रा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संबोधित किया। जम्मू कश्मीर सहित वीर सावरकर और कई मुद्दों पर विपक्ष को जवाब दिया। ओवरऑल कैसे देखते हैं सर? जम्मू कश्मीर के लोग भारतीयता वो दोहरा जो जहन था कांग्रेस ने वो तैयार करा था, वो अब उस चीज़ से छोड़ के अब स्टार्टअप स्टैंड अप की तरफ बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, मजदूर अपने काम पे जा रहा है, किसान अपने काम के लिए जा रहा है, लोगों में जहनी ठहराव है, लोग विश्वास करना, रूल ऑफ लॉ पे यकीन करना शुरू हुए हैं। पहली बार लोगों ने अपने आप को एम्पावरमेंट देखा है और जो विकसित भारत है उसमें लोग शामिल होना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग। हमारे साथ राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद दिनेश शर्मा जी हैं। सर, 75 साल की संविधान की गौरव यात्रा पर आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। माननीय अमित जी का जो आज का उद्बोधन था ऐतिहासिक था। संविधान के विषय में जो कांग्रेस की जो गलतियां थी पूरे इतिहास की, न केवल उनको दर्शाया बल्कि उनको एक आईना दिखाने का काम आज किया है। और ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है कि आज वन नेशन वन इलेक्शन का वो भी पास हुआ है और मैं कह सकता हूं कि आज की बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। सर, जिस तरह से वीर सावरकर को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर था, आज अमित जी ने ये बताया कि वीर सावरकर को जब तक महसूस नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, उस पर चर्चा नहीं कर सकते। उसको किस तरह से देखते हैं? वीर सावरकर का पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित था और उन वीर सावरकर को बेइज्जत करने का काम जिस तरह राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेस करती है वो शर्मनाक है। इस देश के लिए, यहाँ देश के स्वतंत्र वीरों के लिए एक दुखद पहलू के रूप में सामने आता है। इसलिए आज उस चीज का भी बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया जो अमित शाह जी ने जिसको रखा है उस विषय को, सावरकर जी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद दिनेश शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि संविधान को लेके 75 साल की गौरवमय यात्रा पर जब गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे तो उन्होंने संविधान के हर पहलुओं का जिक्र किया। साथ में कांग्रेस जिस तरह से वीर सावरकर सहित कुछ मुद्दों का लगातार जिक्र कर रही थी, उस पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को चिताया और अपनी बात रखी। कुल मिलाकर कहें तो संविधान के 75 साल की गौरवमय यात्रा पर आज गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन खासा ऐतिहासिक माना जा सकता है। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद भवन, डीडी न्यूज, दिल्ली। सीखने योग्य उनका आज का संबोधन था कि जो कांग्रेस के कालखंड में हुआ, जिन चीजों को उन्होंने दबाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया और श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाया, उन सब चीजों को जो देश को पता नहीं था, जो हमारे देश के सम्मानित नागरिकों को पता नहीं था, उन चीजों को उन्होंने एक एक करके बताया। और मैं सदन में थी, विपक्ष के मुंह खुल नहीं रहे थे और जैसे ही उठते थे तो तर्क के साथ उनका जवाब मिल जाता था। सचमुच ऐसे नेता देश की जरूरत है। देश के इतिहास में कई ऐसे दौर आए हैं क्योंकि कांग्रेस राज में थी और जब एक उनको मौका मिला, जनता ने विश्वास करके उनकी सरकार बनवाई, तो किस तरह से उन्होंने जनता को छला और दुरुपयोग किया,
इमरजेंसी जैसा काला दौर ये देश कभी भूल नहीं सकता, ना भुला पाएगा। और वे चीज़ें आज की पीढ़ी नौजवानों को उनके नज़र में रहें ताकि आगे कोई भी सरकार ऐसी गलती ना कर पाए। संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के लिए आज एक बड़ी सघन चर्चा हुई। गृह मंत्री ने काफ़ी विस्तार से चीज़ें बताई। बहुत चीज़ें शायद पब्लिक डोमेन में जानकारियाँ नहीं थी, वो भी उपलब्ध कराई। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब हमारे साथ हैं। आज सर राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन, अंबेडकर जी को लेके उन्होंने वक्तव्य दिया, वीर सावरकर की चर्चा जिस तरह से विपक्ष करता रहा उस पर करारा हमला किया, कैसे देख रहे हैं सर? अमित शाह साहब ने मतलब बहुत ही अच्छी बातें बताई है। संविधान कितना सर्वश्रेष्ठ है, संविधान कितना लोकतंत्र वाला है, और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को खतरा पैदा कर रहे। कांग्रेस पार्टी संविधान को उन्होंने खतरा पैदा किया था इंदिरा गांधी जी ने, और बार बार राहुल गांधी जी संविधान को सामने लाकर मतलब कांग्रेस पार्टी संविधान का किताब हाथ में लेकर संविधान का अपमान कर रही है। संविधान तो कोई बदल नहीं सकता, उनकी अमेंडमेंट तो कभी कभी होती रहती है, लेकिन ये संविधान इस देश के हर नागरिक को न्याय देने वाला संविधान है, समानता प्रस्तावित करने वाला संविधान है। और इस संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने की थी, ये याद आज अमित शाह साहब ने दी है, और अनेक मुद्दों पर उन्होंने अपनी भूमिका रखी है, और इसीलिए मतलब आज का भाषण उनका बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि संविधान वो शक्ति है जिसके स्मरण से देश आगे बढ़ सकता है। आठवले साहब का भी ये कहना है कि संविधान की वजह से उन जैसे लोग जो है देश की विधायिका और संसद में चुनकर आते हैं। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद भवन, दिल्ली। और एक देश एक चुनाव से जुड़े 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के पक्ष में 263 और विरोध में 198 सदस्यों ने मतदान किया। ये पहला अवसर था जब नई लोकसभा कक्ष में स्वचालित मत रिकॉर्डिंग मशीन का उपयोग किया गया। कुल 369 सांसदों ने अपने मत मशीन के जरिए दर्ज किए, जबकि शेष 92 मत पर्चियों के माध्यम से डाले गए। पर्चियों में डाले गए मतों में से 43 पक्ष में और 49 विरोध में थे। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है, और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, with your permission I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। और लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया। विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार ने बिल को जेपीसी में भेजने की घोषणा की। इस मामले पर डीडी न्यूज के संवाददाता राजेश राज ने लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से विशेष बातचीत की। वन नेशन वन इलेक्शन को जेपीसी में भेजा जा रहा है, और हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं। विपक्ष के विरोध के बीच जेपीसी में भेजा जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन को। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का क्या स्टैंड है, क्या सोच? देखिए, पहली बात तो हम लोग मजबूत समर्थन करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। इसको जेपीसी में भेजने का सुझाव हमारे प्रधानमंत्री जी का भी था। कैबिनेट में जब इसको टेबल किया गया उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, क्योंकि ये विषय इतना विस्तृत है और इसमें पूरा देश इस विषय से प्रभावित होगा, तो ऐसे में हर दल को अपना मत रखने का मौका मिले। उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने भी इसका सुझाव दिया था कि इसको जेपीसी में भेजा जाए, और आज लॉ मिनिस्टर ने इसको टेबल करने के बाद इसको जेपीसी में भेजने की बात कही है। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी को ऐसा लग रहा है कि ये असंवैधानिक है, संघीय ढांचे पर हमला। समझ के परे है कि असंवैधानिक कैसे है।
अगर ये असंवैधानिक होता तो इन्हीं की पार्टी से आने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने क्यों उस वक्त स्वीकार किया कि देश में एक साथ चुनाव होंगे? क्यों नहीं अलग अलग राज्यों में अलग अलग नोटिफिकेशन निकाले गए, अलग अलग राज्यों की अलग अलग तारीखें रखी गई? उस वक्त जब ये गलत नहीं था तो आज ये गलत कैसे है? फॉल्स नैरेटिव सेट करना विपक्ष की आदत हो गई है। क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व जो है वो संकट में खत्म हो जाएगा? भाई मैं एक क्षेत्रीय दल नहीं हूँ, मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ, जदयू समर्थन कर रही है, टीडीपी समर्थन कर रही है, शिवसेना समर्थन कर रही है, सब लोग तो समर्थन कर रहे हैं। सिर्फ एक बात को झूठ बोल के रिपीटेडली रिपीट करने से वो सच नहीं हो जाएगा और जनता अब आपके इस भ्रम में आने वाली नहीं है। बहुत शुक्रिया चिराग पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जेपीसी में जाने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो देश हित में है। कैमरामैन आशीष के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल पर मंगलवार को ये बिल पेश किया गया। विरोध और हंगामे के बीच बिल को लेकर डीडी न्यूज़ ने जनता के बीच जाकर लोगों के विचार जाने। कई लोगों ने इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि इससे समय और धन की बचत होगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी। लोगों ने इसे देश के लिए हितकारी बताया। ये प्रक्रिया होनी चाहिए, इससे मैन पावर बहुत बचती है, पैसा बहुत बचता है और डेवलपमेंट के काम भी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब बार बार इलेक्शन होते हैं तो बार बार मैन पावर लगानी पड़ती है, बार बार पैसा खर्च करना पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन ये होना चाहिए, ये अच्छा है देश के लिए। अगर ये लागू हो जाता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक तो हमारे संसाधनों का सदुपयोग होगा और जो पैसा इतना सारा खर्च होता है, इतनी फोर्स लगती है, अगर इसको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता और ये एक माइलस्टोन हमारी इकोनॉमी में और हमारे देश के लिए होगा। लाना चाहिए, इससे कॉस्ट सेविंग बहुत होती है और बाहर की कंट्रीज़ में भी ये फॉलो किया जा रहा है। बार बार चुनाव होते हैं ना साल में, ये एक बार ही हो जाए तो सबसे अच्छा है और उसमें सरकार भी अच्छे काम करेगी और जनता के लिए भी फायदा है। जनता के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। हमारे ही खर्चे बढ़ते हैं जब विधानसभा लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, वो कहाँ से खर्चे आते हैं? पब्लिक के ही तो पैसे होते हैं। कम से कम सरकार ने इस पे गौर तो किया और इसके लिए काम किया। हम तो इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये सबके लिए है और ये ठीक है, ये बिल पास होना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन, इससे हमारी पब्लिक जो यूनिटी है उनका भी टाइम बचेगा। मोदी जी जो कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं देश के लिए। हिंदुस्तान में एवरेज हर साल 2-3 इलेक्शन होते हैं कम से कम। पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, मैन पावर बचेगा। यही पैसा जो है टैक्स पेयर का पैसा, यही जो है डेवलपमेंट में खर्च होगा। एक तो सबसे बड़ी बात है टाइम बचेगा, पैसा बचेगा और एक मतलब बहुत स्मूथ और मीनिंगफुल एक्सरसाइज है, बजाय इसके कि आप बार बार इलेक्शन कराएं, उसमें मशीनरी, पैसा, टाइम खर्च होता है। अच्छा है, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, हम तो यही कहना चाहेंगे। इससे पैसा बचता है सरकार का। और लोकसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान किसानों की आय से जुड़े सवालों सहित कई अन्य मुद्दों पर सरकार की तरफ से उत्तर दिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि भारत दूसरी तिमाही की वृद्धि दर केवल एक अस्थायी झटका है और आने वाली तिमाहियों में देश की अर्थव्यवस्था में अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। लोकसभा में अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि दूसरी तिमाही की वृद्धि दर केवल एक अस्थायी झटका है और आने वाली तिमाहियों में अर्थव्यवस्था में अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। The real growth rate for Q1 and Q2 of this financial year 25 has been 6.7% and 5.4% respectively. At 5.4%, the Q2 rate is slower than expected. Q2 of this financial year has been challenging quarter for India and for most other economies of the world. In last 3 years, India's GDP growth rate has averaged 8.3%. This is outstanding. I don't want to judge myself, I don't want to judge the ministry, but this is a number before us and this is a number which you can see, compare it with the rest of the globe. India has been the fastest growing major economy in the world. निर्मला सीतारमण ने ये भी बताया कि यूपीए के समय के मुकाबले एनडीए सरकार के समय महंगाई दर कम रही है। Retail inflation, madam, declined to 4.8% in 24-25, April to October, compared to 5.4% in 23-24. This is the lowest since
COVID-19 pandemic started. Lowest retail inflation. Core inflation, which excludes volatile food and energy prices, remains at 3.6 and is at a decadal low. इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान किसानों की आय से जुड़े सवाल के उत्तर में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 सूत्रीय स्तर पर काम किया है। 2002-03 में ये आय थी 2115 रुपया महीना। ये बढ़कर 2018-19 में हो गई 10,218 रुपया महीना। और इसके बाद का सर्वे अभी नहीं हुआ, लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। एक सवाल के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किसानों को अभी तक 24 करोड़ 60 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। प्रश्नकाल के दौरान तटीय सुरक्षा से जुड़े सवालों के उत्तर भी संबंधित मंत्री ने दिए। इसके साथ ही कई अन्य अहम सवालों के उत्तर दिए गए। दोपहर बाद लोकसभा में गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन से जुड़े बिल पर भी चर्चा की गई। राजेश राज, कुमार आलोक, अमरेंद्र गुप्ता के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। और आंध्र प्रदेश के दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को मंगलगिरी में एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। I would like our young doctors like you to give priority to providing medical care and services to people living in rural, tribal and remote areas, providing inclusive health care in our national goal. Doctors, especially young doctors like you, have a key role in achieving this goal. I hope that all of you will discharge this responsibility with utmost dedication and make invaluable contribution in building a healthy, prosperous and developed India. आर्मेनिया की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष एलेन सिमोनियन भारत दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से संसद भवन परिसर में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को लेकर विचार विमर्श किया। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में सुधार के लिए गठित डॉक्टर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को अगले शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एनटीए अब केवल उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए अब केवल उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए ही प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि एनटीए को नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि एनटीए में सुधार के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को अगले साल से लागू किया जाएगा और एनटीए द्वारा आयोजित होने वाली सभी प्रवेश परीक्षाएं पूरी तरह कदाचार मुक्त होंगी। इस बार एनटीए केवल हायर एजुकेशन स्टडी के लिए जो एंट्रेंस होगा उसी में फोकस करेगा। पहले एनटीए सर्विसेज के लिए भी एग्जामिनेशन करता था, उसमें से एनटीए को निवृत्त रखा जाएगा। एनटीए केवल उच्च शिक्षा के लिए जो परीक्षाएं होगी, एंट्रेंस के एग्जामिनेशन होगा, उसी में फोकस करेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पिछले 10 साल के दौरान देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में करीब 14% की वृद्धि हुई है और 2014 में 51,000 के मुकाबले आज ये संख्या 58,643 तक पहुंच गई है। 2014-15 के मुकाबले उच्च शिक्षा में नामांकन करीब 30% बढ़ा है, जबकि महिलाओं के नामांकन में 38% से अधिक की वृद्धि हुई है। 14-15 में 3.42 करोड़ स्टूडेंट्स होते थे, 3 करोड़ 42 लाख स्टूडेंट होते थे, वो आज बढ़ के
4,46,00,000 स्टूडेंट हुए हैं। फीमेल एनरोलमेंट में महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है, लगभग 38.4% की ग्रोथ हुई है। 1.57 करोड़ पहले होता था, अब भी ये 2,18,00,000 हो चुका है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पिछले 10 साल में स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त सुधार हुआ है और कंप्यूटर इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इस दौरान प्रति छात्र व्यय में 130% से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल के दौरान पीएम पोषण अभियान पर 1,04,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। महाकुंभ 2025 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हरित महाकुंभ के दृष्टिकोण के तहत पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हरित महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण का संदेश फैलाना है। हरित महाकुंभ के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से आए सारे संगठन विभिन्न पहलों के साथ आगे आ रहे हैं। इस क्रम में असम में भी विभिन्न संगठन कई समूहों में बंट गए हैं, जिनकी टीमें मिट्टी के कप, कपड़े के बैग, जूट के बैग, स्टील की प्लेट जैसे विकल्पों को बढ़ावा दे रहे हैं। असम के गुवाहाटी और धुबरी जिलों में उर्मिला महंत और नरेंद्र कुमार घर घर जाकर पर्यावरण के अनुकूल जूट के बैग और स्टील की प्लेट्स इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा की हुई सभी चीजें महाकुंभ 2025 में भेजी जाएंगी। महाकुंभ मेलों में एक थाली और एक कॉटन का कपड़े का थैला, एक स्टील का थाली, इस टाइप का एक वहाँ पहुंचा जा रहा है ताकि पूरा भारतवर्ष कचरा मुक्त हो। नदियों में जो आजकल ये कचरा जा रहा है, नदी खराब हो रही है, खेती माटी खराब हो रही है, इसको ध्यान में रखते हुए यह काम ये पर्यावरण मुक्त समिति ने ये भार लिया है। पूरे भारतवर्ष से इसका संग्रह हो रहा है और महाकुंभ मेले में इसको भेजा जाएगा। देश भर में हमारा जो पर्यावरण गतिविधि का लोग है, कर्मकर्ता है, ये सैनिक बोलते हैं, सभी ने काम कर रहा है। हम भी गुवाहाटी में काम कर रही हूँ और सबके घर में जाकर बोली हूँ कि एक ठेला और एक थाली देकर आप महाकुंभ का जो महापुण्य आप अर्जित कर सकते हैं और ये पर्यावरण के लिए और आपका जो ये न्यू जनरेशन के लिए एक बहुत मूल्यवान ये हमारा ये चीज़ है। और पिछले वर्ष 17 दिसंबर के ही दिन दुनिया के सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हीरा उद्योग के विकास में तेजी लाने के मकसद से एक अद्वितीय पहल के रूप में इसे परिभाषित किया था। देखिए ये रिपोर्ट। जब दुनिया में डायमंड बोर्स की बात होती है तो सूरत डायमंड बोर्स का नाम सबसे पहले आता है। सूरत डायमंड बोर्स भारतीय डिजाइन, डिजाइनर्स, सामग्रियों और अवधारणाओं की क्षमता को प्रदर्शित करता है। एसडीबी डायमंड बोर्स एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका निर्माण भारत की वैश्विक हीरा व्यापार केंद्र बनने की आकांक्षा को पूरा करने के लिए किया गया है। ये इमारत 35.54 एकड़ में फैली है। इसका बिल्डअप एरिया 67 लाख वर्ग फीट है। यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के लिए 4,500 ऑफिस हैं। 2023 में इस विशाल परियोजना का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस भवन को नए भारत की क्षमताओं और संकल्पों का प्रतीक बताया था। साथियों, आज सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ गया है और डायमंड भी छोटा मोटा नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इस डायमंड की चमक के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारतों की चमक फीकी पड़ रही है। सूरत की डायमंड इंडस्ट्री ने मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों के लिए वन स्टॉप हब के रूप में सूरत डायमंड बोर्स को स्थापित किया है। हीरा कारीगरों, कामगारों और व्यापारियों को एक ही छत के नीचे हीरा व्यापार से जुड़ी सारी सुविधाएं मिलती हैं। अनकट और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के आदान प्रदान के लिए वैश्विक केंद्र बिंदु के रूप में ये काम करता है।
डायमंड बोर्स कैंपस में ऑफिसेज के अलावा सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, रेस्टोरेंट, बैंक, कस्टम्स क्लियरेंस हाउसेस, कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, एंटरटेनमेंट एरियाज और क्लब जैसी सुविधाएं हैं। हीरा आभूषण निर्यात, सिल्वर कट डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड के मामले में भारत की स्थिति का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया था कि कुल वैश्विक रत्न आभूषण निर्यात में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 3.5% है। सूरत अगर चाहे तो भारत जल्द ही डबल डिजिट में आ सकता है। पिछले एक साल में कई गणमान्य व्यक्तियों, संस्थानों और विभिन्न देशों के राजदूतों ने सूरत डायमंड बोर्स का दौरा किया है। सूरत दुनिया के शीर्ष 10 बढ़ते शहरों में से एक है और डायमंड बोर्स में विश्व स्तरीय सुविधाएं दुनिया भर में हीरा व्यापार और शिल्प कौशल में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाती हैं। डीडी न्यूज के लिए मेघना देव की रिपोर्ट। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।